हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनआईयूएस प्रैक्टिस सेशन में। आज हमारा फोर्थ सेशन रहेगा। इसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एनआईयूएस को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एनआईयूएस समरी नेम से। यदि आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले वो सीरीज देख कर आइए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को क्वेश्चन नंबर 92 के साथ। 91 तक क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्धा शिक्षा को किस नाम से देश में लोकप्रियता हासिल हुई? एक मिनट, हासिल हुई। वाई वॉट नेम डिड वर्धा एजुकेशन गेन पॉपुलैरिटी इन द कंट्री? हमारे देश में वर्धा शिक्षा किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से इसको लोकप्रियता प्राप्त हुई? बेसिक शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, नोडल एजुकेशन, शिल्प शिक्षा, क्राफ्ट एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ द एबव, या फिर उपरोक्त सभी। जो वर्धा शिक्षा है उसमें बेसिक शिक्षा की बात की गई थी, तो ये तो राइट आंसर होगा ही। इसमें बुनियादी शिक्षा के बारे में बात करी कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर मैथ्स की बात करें, भाषा की बात करें तो लिखना बोलना पढ़ना सुनना उसे आना चाहिए। शिल्प शिक्षा की बात करें तो बच्चे को कुछ हस्तकला या फिर ऐसे काम आना चाहिए जिससे वे अपने गुजारा कर सके। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्धा शिक्षा को इन तीनों ही नाम से जाना जाता था, बेसिक शिक्षा, नोडल एजुकेशन एंड क्राफ्ट एजुकेशन, तीनों की बात इसमें की गई थी। इस समिति के ये समिति किस किस से जुड़ी हुई है? ये समिति महात्मा गांधी और जाकिर हुसैन से जुड़ी हुई है। ठीक, सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस समिति का महत्वपूर्ण विचार था? द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज एन इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज? वर्धा समिति, ओवोटवुड समिति, हार्टोग समिति, या फिर नन ऑफ दीज? देखिए, बाकी ये तो आए थे आपके अंग्रेजों के काल में। अंग्रेजों के काल में तो इन्होंने किसी भी तरह की बात नहीं की गई कि हम भारतीयों को फ्री में शिक्षा देंगे, तो ये ऑप्शन तो आपके होंगे ही नहीं। तो फिर बचा कि हमारा वर्धा समिति बचा। वर्धा समिति जो है उसी में बात की गई थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सार्जेंट शिक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? कल इसके बारे में हमने, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने इनके बारे में काफी अच्छे तरीके से समझ रखा था कि इन विच ऑफ द ईयर वाज द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट प्रेजेंटेड? सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो प्रेजेंट हुई थी वह 1944 में प्रेजेंट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, जिसमें पहली बार भारतीय शिक्षा की हर एक पहलू पर विचार विमर्श किया गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान शिक्षा में निहित है, यह किस शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण विचार था? द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट लाइज इन एजुकेशन इटसेल्फ। जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन एजुकेशन में ही समाहित है। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ विच एजुकेशन कमिटी? तो ये आइडिया किस एजुकेशन कमिटी के था? वर्धा समिति, सर्जेंट समिति, ओवोटवुड समिति, या फिर हार्टग समिति? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो ये स्टेटमेंट जो दिया गया था, ये स्टेटमेंट दिया गया था हमारी सार्जेंट समिति में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, जो कब आई थी? 1944 में आई थी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस देश के मिशनरी ने किया? द मिशनरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर टीचर एजुकेशन की बात किस मिशनरी ने की? इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, या फिर पुर्तगाल? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर हम बात करें ब्रिटिश काल में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात की गई थी वह की गई थी इंग्लैंड के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक मिनट, अगर हम ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा का पहला प्रयास किस देश की मिशनरी ने करा तो वह डेनमार्क ने करा था। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में डेनमार्क ने करा था, वैसे इसकी प्रणाली की शुरुआत इंग्लैंड में हो गई थी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होकर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, डेनमार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा से संबंध विद्यालयों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वर द स्कूल्स एफिलिएटेड टू द
टू टीचर एजुकेशन नोन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए जो स्कूल थे उन्हें ब्रिटिश पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? कॉमन स्कूल, जनरल स्कूल या फिर नॉर्मल स्कूल? ऐसे स्कूलों को नॉर्मल स्कूल कहा जाता था जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए थे, उन्हें कहा जाता था नॉर्मल स्कूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में बालिका व स्त्री शिक्षा के विकास के लिए निम्न में से कौन सा साधन अपनाने पर जोर दिया गया था? इन द मैनिफेस्टो ऑफ चार्ल्स वुड which one of the following means was emphasized to the development of girls child and female education? देखिए इन्होंने बात करी कि फीमेल्स को क्या किया जाए, सहायता अनुदान राशि दी जाए, ग्रांट इन एड दिया जाए, दान प्रोत्साहन दिया जाए, कुछ डोनेशन वगैरह दिया जाए, समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। तो इन तीनों की ही बात की गई थी बुश डिस्पैच में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ताकि बालिका शिक्षा और बेहतर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। हंटर आयोग ने बालिका शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय हंटर कमीशन फॉर गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन? देखिए हंटर आयोग ने बोला कि कन्या नॉर्मल स्कूल हो, गर्ल्स नॉर्मल स्कूल। गर्ल्स नॉर्मल स्कूल एक ऐसे स्कूल रहेंगे जिसमें जो गर्ल्स टीचर हैं, जो फीमेल स्टाफ है, उसको ट्रेन किया जाए ताकि वह उन स्कूलों में पढ़ा सके। सरल सिलेबस का निर्माण हो, जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा सिंपल करा जाए ताकि जो गर्ल्स वीक हैं या फिर होता क्या है कि गर्ल्स की एजुकेशन इतनी अच्छी होती नहीं है तो वे उस सिलेबस को सही से समझ नहीं पाती हैं, तो सिलेबस को थोड़ा सा सरल कर दिया जाए। निरीक्षिकाओं की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है निरीक्षिकाओं मतलब जो फीमेल टीचर्स है इनको अपॉइंट किया जाए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इन तीनों की बात इसमें की गई थी हंटर कमीशन में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ब्रिटिश भारत में कन्या गुरुकुल खोलने की क्रांतिकारी कार्य किया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिड द रिवॉल्यूशनरी वर्क ऑफ ओपनिंग कन्या गुरुकुल इन ब्रिटिश इंडिया? देखिए गुरुकुल में हमने देखा ज्यादातर बॉयज ही जाते हैं, लेकिन कन्या गुरुकुल खोलने की बात किसने करी? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो आर्य समाज है इन्होंने सबसे पहले एक क्रांतिकारी या फिर हम कह सकते हैं एक आंदोलन प्रारंभ करा ताकि जो कन्याओं के गुरुकुल में भी भारत में शुरू हो सके और जो बालिका शिक्षा है उस पर भी ध्यान दिया जाए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। वाराणसी में केंद्रीय हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना 1904 में किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द केंद्रीय हिंदू गर्ल्स स्कूल इन वाराणसी? दुर्गाबाई देशमुख, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर दुर्गा खोटे? दुर्गाबाई देशमुख तो बाद में आई थी, इनकी हम रिपोर्ट पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा प्रणाली। जब हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ, किस तरह की कमिटीज बनी, उनमें जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे दुर्गाबाई देशमुख समिति का नाम आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने एक केंद्रीय हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी में 1904 में स्टेब्लिश करा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। ब्रिटिश भारत में अनिवार्य शिक्षा की मांग सबसे पहले किसने रखी? हु फर्स्ट डिमांडेड कंपलसरी एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया में कंपलसरी एजुकेशन की बात रखने वाले कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले भारत में कंपलसरी एजुकेशन रखने की बात करी कि जो एजुकेशन है वह हर एक बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इसी पर बेस्ड अभी क्या आया, फिर आरटी एक्ट आया 2009 जो बात करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। तो इसकी आवाज बहुत पहले से ही उठ रही थी लेकिन ये एक्ट के रूप में 2009 में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शिक्षा संबंधी निम्नलिखित में से प्रमुख बाधाएं कौन सी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेजर impediments to the education of girls in British India?
रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह या उपरोक्त सभी, कन्वेंशनैलिटी, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज या ऑल ऑफ द एबव। तो सभी राइट आंसर हैं। उस टाइम पर रूढ़िवादिता भी बहुत ज़्यादा थी, पर्दा प्रथा भी चलती थी, बाल विवाह भी बहुत होते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऑल ऑफ द एबव। और काफ़ी पिछड़े इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पर बाल विवाह होता है, 13-14 साल के एज में बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये मुख्य बाधाएं थी, फिर धीरे धीरे इन बाधाओं पर काम किया गया और आजकल आज की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इनमें से हट चुकी हैं, कहीं कहीं छोटे मोटे इलाकों में चल रही हैं, बाकी सब जगह से तो ये हट गई हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 104, आटोक समिति ने 1927 में बालिका शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर मेड बाय द हार्टोक कमीशन इन 1927 रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड? ग्रामीण बालिका विद्यालय की स्थापना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल गर्ल्स स्कूल, पर्यवेक्षण हेतु निरीक्षिका की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंस्पेक्टर फॉर सुपरविजन, संगीत स्वास्थ्य गृह विज्ञान की शिक्षा, म्यूजिक हेल्थ होम साइंस एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ही है, क्योंकि इन सभी की बात इस सिफारिश में की गई थी, क्योंकि ये सारी चीजें ही किससे जुड़ी हुई हैं? बालिकाओं की शिक्षाओं से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, शारदा एक्ट 1929 के किस प्रावधान से बालिका शिक्षा को अवसर मिला? बाय विच प्रोविजन ऑफ शारदा एक्ट 1929 डिड गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन गेट एन अपॉर्चुनिटी? विधवा विवाह निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ विडो मैरिज, बाल विवाह निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ पर्दा सिस्टम या फिर स्त्री मतदान निषेध, प्रोविजन ऑफ फीमेल वोटिंग। जो शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट 1929 जो है वह था आपका बाल विवाह निषेध से रिलेटेड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यही एक्ट बाद में जाके कानून बन जाता है जिसे हम बोलते हैं बाल विवाह अधिनियम। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग इसकी शारदा एक्ट से हो गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सारे बुक वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मतलब जो NIOS की जो बुक वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं इसी चैप्टर के PYQs हैं कि इन चैप्टर्स में से प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये भी जो हिमांशी सिंह वाली बुक है उसी बुक्स में से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, तो वो सीरीज चलती जा रही थी, इसलिए मैंने PYQs भी फिर इसमें ऐड कर ही दिए कि जब हम कंप्लीट बुक कर ही रहे हैं तो PYQs को भी कर ही लेते हैं। ठीक, हालांकि इनको हम अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके, लेकिन अब ये सीरीज चल रही थी, बीच में अगर क्वेश्चन छोड़ता तो कई लोगों को लगता कि ये बुक कंप्लीट नहीं कराई, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड कर लिया है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, काफी बढ़िया क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? विच फिलोसोफर इज ऑफ द व्यू दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? जॉन डेवी, वॉटसन, रूसो, थॉर्नडाइक। जॉन डेवी, वॉटसन, रूसो, थॉर्नडाइक। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रूसो। ठीक है, रूसो ने ये बोला था कि जो एजुकेशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोग के परिणाम स्वरूप तैयार करे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। Which philosopher formulated the law of learning in the late 19th century as a result of his experiment with animals? हिलगार्ड, वॉटसन, थॉर्नडाइक, जॉन डेवी। सो राइट आंसर इसका हम सब जानते हैं थॉर्नडाइक ही है। अगर आप DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थॉर्नडाइक के तीनों लॉ पता होंगे, अगर तीनों लॉ पता है तो कमेंट में इन तीनों के नाम लिख दीजिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सफल शैक्षिक प्रथा विधियों के आवेदन से विकसित होती है? सक्सेसफुल एजुकेशन प्रैक्टिसेस डेवलप्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ विच मेथड? देखिए अगर आपको सफल शैक्षिक प्रथा की बात करना है या सक्सेसफुल एजुकेशन प्रैक्टिसेस की बात करना है तो आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधियों के आवेदन से विकसित होती है, क्योंकि इसमें चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप चलती हैं और सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास के अध्ययन में आनुवांशिकी विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्षैतिज, लंबवत, क्षैतिज और लंबवत या इनमें से कोई नहीं? कैन जेनेटिक,
मेथड बी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल या नन ऑफ दिस? देखिए, अगर हम जेनेटिक मेथड की बात करें तो जेनेटिक मेथड में आपके जीन्स के बारे में बात करेंगे। तो जीन्स की जब स्टडी की जाएगी तो कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी की जाएगी कि एक पीढ़ी में चीज़ें इस तरह की थी, फिर अगली पीढ़ी में जाकर क्या परिवर्तन हुए, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में जाने के बाद ऐसे कौन से गुण थे जो सेकंड वाली पीढ़ी में मिस हो गए थे लेकिन वो थर्ड जो जनरेशन थी उसमें हमें दिखे। तो हम कह सकते हैं कि हमें लंबवत विधि का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वर्टिकल। ठीक है, हो सकता है इसका राइट आंसर, एक मिनट, यहाँ पर ए आ रहा है ना, ए गलत आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ना होकर ये वर्टिकल रहेगा। ठीक है, और बुक में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बट हम इसकी बी की तरफ जाएंगे क्योंकि जेनेटिक मेथड जो होती है वह वर्टिकली होती है, उसमें वर्टिकली ही स्टडी की जाती है। ठीक, इसे मैं करेक्ट कर लूंगा पीपीटी में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संघीय विश्वविद्यालयों के मामले में पाकिस्तान का राष्ट्रपति है। इन द केस ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटीज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज? प्रशासक, कुलपति, रेक्टर या प्रभारी, एडमिनिस्टर, वाइस चांसलर, रेक्टर या फिर इंचार्ज? तो ये होगा आपका वाइस चांसलर यानी कि कुलपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश ने जोर दिया? विच कंट्री एम्फेसाइज ऑन इंटेलेक्चुअल पर्पस इन एजुकेशन? भारत, ग्रीक, स्पार्टा या फिर एथेनिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई जो हम इंटेलेक्चुअल पर्पस की बात करें, इंटेलेक्चुअल पर्पस पर फोकस रखते थे आपके ग्रीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी, खुशी बना सकता हूँ। ये बहुत ही घिसा पिटा सा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि आप सबने ये पढ़ा ही होगा। ये किसका था? ये वॉटसन का था। वॉटसन अगर अभी जिंदे होते तो मैं मेरे 3-4 बच्चे नहीं दे देता और बोल देता कि वॉटसन भाई, एक को डॉक्टर बना दो, एक को न्यायाधीश बना दो, एक को इंजीनियर बना दो और एक को साइंटिस्ट बना दो। ये 4 बच्चे लो और इनको 4 प्रोफेशन में डाल दो। लेकिन ये जिंदे नहीं है, स्टेटमेंट दे के मर गए हैं। तो अब जो भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हल गुथरी का इससे कोई लेना देना है नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शिक्षा में आप नहीं करेंगे, इन को एजुकेशन यू विल नॉट? को एजुकेशन में हम इसे कह सकते हैं जो कोऑपरेटिव एजुकेशन है, जिसमें को एजुकेशन वो होती है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं। वो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव अलग है। तो को एजुकेशन में आप क्या नहीं करेंगे? लड़के और लड़कियों की अलग अलग पंक्तियां, ये तो हम बनाएंगे। आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता देंगे, ये काम हम कभी नहीं करेंगे। यू विल गिव प्रायोरिटी टू बॉयज ओवर गर्ल्स। आप किसी को वरीयता नहीं देंगे, ये काम हम करेंगे। हम किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देंगे, सबको समान रूप से लेके चलेंगे। आप लहजा अनुसार सलूक करेंगे, ये बात भी ठीक है। हम टोन के हिसाब से बिहेवियर करेंगे, बट हम किसी एक को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो यह काम हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजिंग द इंडिविजुअल इज? धर्म, जाति, शिक्षा, अनुकरण, रिलीजियस, कास्ट, एजुकेशन, सिमुलेशन? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन। अगर आप किसी भी व्यक्ति को सामाजिक बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए उसकी एजुकेशन पर काम करना जरूरी, तभी वह सामाजिक बन पाएगा। अब सामाजिक का मतलब क्या है? व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा हो कि वह समाज में एक्सेप्ट करने योग्य हो। अब जरूरी नहीं है कि स्कूली शिक्षा के माध्यम से उसका बिहेवियर ऐसा बनेगा कि वह अच्छा बिहेवियर करना सीखेगा। वह जरूरी नहीं है स्कूली ज्ञान उसने ना लिया हो, लेकिन फिर भी वह शिक्षित हो सकता है। उसे पता हो कि किस तरह से बिहेव किया जा सकता है, किस तरह से समाज एक काम करता है, समाज किस तरह से मिलजुल कर रह सकता है। तो यह शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सीख सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य विकसित करना है। समझ, उच्चारण, संवेदनशीलता या सामरिक ज्ञान में वृद्धि? द गोल ऑफ गुड एजुकेशन इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, सेंसिटिविटी या फिर इंक्रीज द स्ट्रेटेजिक नॉलेज? देखो, बेसिक आंसर सारे सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है? सबसे ज्यादा सही है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन स्ट्रेटेजिक नॉलेज। ये भाई किस तरह से व्यक्ति स्ट्रेटेजी बनाकर अपने काम को कर सकता है, काम को ऑर्गेनाइज किस तरह से कर सकता है। ठीक है, तो अच्छी एजुकेशन से ये चीजें डेवलप हो जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोसेस? यथार्थवादी शिक्षा, रियलिस्टिक एजुकेशन, आकस्मिक शिक्षा, कैजुअल एजुकेशन, प्राकृतिक शिक्षा, नेचुरल एजुकेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। देखो, विज्ञान जो भी होता है वह आपका फोकस करता है कि रियल चीजों पर, चीजें रियल हों या फिर जिनको हम देख सकते हैं या फिर जिनको हम डिस्कवर कर सकते हैं। जो चीजें डिस्कवर हो चुकी हैं वही हमारी विज्ञान के अंदर आती हैं। सो यहां से हम पकड़ सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रियलिस्टिक यानी कि यथार्थवादी। जो चीज नहीं है उसके बारे में पहले डिस्कवरी की जाती है, फिर उसे हम वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस में शामिल करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाना चाहिए? हाउ शुड स्टूडेंट बी मोटिवेटेड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ? चुनाव अध्ययन, इलेक्शन स्टडीज, आकस्मिक अध्ययन, कैजुअल स्टडी, गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी, या सश्वर पठन द्वारा? लर्निंग बाय, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, गहन अध्ययन यानी कि इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी के माध्यम से हम बच्चों को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी है ये भी इसका राइट आंसर हो सकता था, क्योंकि जब बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करके स्टडी करेंगे तो वे और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब बच्चे किसी भी टॉपिक को अंदर तक पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, तो उनका इंटरेस्ट उसमें जनरेट हो ही जाता है जब उसके बारे में नॉलेज मिलती है। और जब गहन अध्ययन कर लेते हैं किसी भी चीज़ का तो उसमें सफलता तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जीवन में सफलता पाने के लिए गहन अध्ययन के माध्यम से हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन करा है? विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी? गतिविधि द्वारा शिक्षण यानी कि टीचिंग बाय एक्टिविटी, संगीत के माध्यम से शिक्षण टीचिंग थ्रू म्यूजिक, शून्य ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण टीचिंग थ्रू लिसनिंग मेडिटेशन ईटीसी, या फिर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव? देखो, शून्य ध्यान के बारे में गांधी जी ने इतनी कोई बात करी नहीं है, हालांकि कहते थे कि बच्चों को योग करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। म्यूजिक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी है। एक्टिविटी के बारे में बिल्कुल बात करी, क्योंकि हम वर्धा शिक्षा को या वर्धा समिति को शिल्प शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, जहाँ की गतिविधि की बात होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा है सामान्य व्यवहार को उलट करने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे? ये जो क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादातर इन्हें छोड़ के ही आना पड़ता है क्योंकि ये हमें याद नहीं रहते, फिर भी हम कर लेंगे इनको जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं। हु विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट व्हेन यू रिजर्व नॉर्मल बिहेवियर, रिवर्स नॉर्मल बिहेवियर? किसने ये कहा है कि यदि आप अपने बिहेवियर को रिवर्स कर देते हो तो आप हमेशा लगभग सही करोगे? महात्मा गांधी, रूसो, डीवी, या फिर प्लेटो? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ये स्टेटमेंट जो है ये दिए हुए हैं रूसो ने, कि अगर आप जैसा बिहेवियर अभी कर रहे हो आप उसका उल्टा बिहेवियर करने लगो तो आप ऑलमोस्ट ठीक ठाक करोगे, कह सकते हैं। मतलब, और ये तो एक तरह से फिलोसोफर थे, इन्होंने अपनी फिलोसफी लगाई, कुछ प्रैक्टिकल करे और अपनी जो थ्योरम्स हैं या फिर जो भी अपने थॉट्स हैं वो लिखकर चले गए। अब ऐसा नहीं है कि आप आज से ही अपना जैसा बिहेवियर कर रहे हो उसका उल्टा बिहेवियर करने लगो। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये देकर चले गए, इन्होंने लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल करा। फिलोसोफर्स जो होते हैं वो ऐसी चीजें बोलकर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवादी नहीं है? द ऑब्जेक्ट ऑफ विच एजुकेशन इज नॉट नेचुरलिज्म? देखिए, प्रकृतिवादी जो थे जैसे कि रूसो प्रकृतिवादी थे, ये बात करते हैं कि जो शिक्षा दी जानी चाहिए वह नेचुरल एनवायरनमेंट में दी जानी चाहिए। अब इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा जीवन के निचले रूपों से ही मनुष्य के विकास की धारणाएं, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम द लोअर फ्रॉम द लाइफ। जीवन के निचले स्तर मतलब कि जो बेस होता है बच्चे का, जब बच्चा छोटा होता है वहीं से ही एजुकेशन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के विकास का फंडामेंटल है। व्यक्ति या राष्ट्र के अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करना ताकि जीवित रहने को सुनिश्चित किया जा सके, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकृतिवादी इस पर बिल्कुल बिलीव करते हैं। टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल और नेशन
फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सो एज टू इंश्योर सर्वाइवल। थर्ड है विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना, टू क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट अराउंड द स्टूडेंट टू हेल्प देम लर्न। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई नेचुरलिज्म जो है या प्रकृतिवाद जो है, ये बात ही यही करता है कि भाई बच्चों को उनके परिवेश के हिसाब से शिक्षा दो ना, उनके प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दो। विद्यार्थियों में नैतिकता और सदाचारपूर्ण मूल्यों को पैदा करना, टू इनकलकेट मोरल एंड एथिकल वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स। तो ये भी सही है। अब होने को चारों के चारों ही सही है, लेकिन हम इसमें से किसी एक ऑप्शन को तो हमें हटाना पड़ेगा कि कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो फिर हम इसमें से ऑप्शन नंबर डी को ही हटाएंगे, क्योंकि इसकी बात तो सभी करते हैं, सिर्फ प्रकृतिवादी नहीं सभी करेंगे, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो प्रकृतिवादियों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, इन्हें हम हटा नहीं सकते। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है? विच डज नॉट हैव द नेचर ऑफ फिलोसफी। यह ज्ञान का विज्ञान है। इट इज द साइंस ऑफ नॉलेज। यह विभिन्न दृष्टिकोणों का सामूहिक जमा है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। इट इज प्लान्ड एफर्ट टू डिस्कवर द ट्रूथ। यह मनुष्य के रचनात्मक विचारों की संपूर्णता है। इट इज द टोटलिटी ऑफ द क्रिएटिव थॉट ऑफ मैन। अब बताइए प्रकृतिवादी का विचार क्या नहीं है? देखिए, सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास। देखो, जो फिलोसफी होती है उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको कोई सच्चाई जानना है तो ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप प्राप्त कर लोगे। आप खुद के एक्सपीरियंस से, खुद की ऑब्जर्वेशन लगा के चीजों को बनाते हो। तो फिलोसफी में कोई एक रास्ता नहीं होता है कि इस रास्ते पर चलकर आप इस चीज को डिस्कवर कर ही लोगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है? What is the basis of the need of teach the theory of teaching? सभी छात्र समान नहीं हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। Not all students are equal। विभिन्न देशों में, ये देखो आ गया है, ये देश होगा। विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का होना। इसे मैं थोड़ा देखूंगा कि ये क्वेश्चन में क्या होगा, 1 मिनट अभी देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देशों है, ये देखो लिखा गया यहाँ पर, देशों आएगा। विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों को होना, हैविंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। डिफरेंट फिलोसफीज हैव एक्सप्रेस्ड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ये भी ठीक है। सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं, सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये बात भी सही है। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर? अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण विकसित करें, ये बात सबसे ज्यादा सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सभी छात्र समान नहीं, ये बात ठीक है। विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणालियां, ये बात भी ठीक है। लेकिन पढ़ाने की आवश्यकता का आधार यह है कि डिफरेंट फिलोसफर्स हैव एक्सप्रेस्ड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर एक पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं, जो कि शिक्षण के सिद्धांत के लिए हमें हेल्प कर देते हैं कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह से पढ़ाना है। मैं इतना लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी बाहर मतलब इतना शोर हो रहा है ना, तो कभी कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या कर सकते हैं, इतना यहाँ पर 2-4 फैमिली रहती हैं जिनके बच्चे वगैरह हैं रेंट पर, तो ये फैमिली डिस्टर्ब करती हैं कभी कभी। और ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि मतलब अभी पिछले 1 घंटे से सब कुछ शांत था, तो मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड स्टार्ट करना शुरू करा और धीरे खटर पटर बच्चों का चिल्लाना सब शुरू हो गया। ठीक है यार, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप नहीं है? Which of the following is not in line with the scheme of goals of idealistic teaching? Idealistic teaching का क्या गोल नहीं है? शरीर की देखभाल, नैतिक मूल्य, कौशल या फिर स्वयं की अभिव्यक्ति। देखिए, आइडियलिस्टिक टीचिंग में नैतिक मूल्य आ जाएंगे, आपकी स्किल्स आ जाएंगी और स्वयं की अभिव्यक्ति आ जाएगी, सेल्फ एक्सप्रेशन आ जाएंगे, स्किल आ जाएंगे, मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन शरीर की देखभाल का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बॉडी केयर का लेना देना इससे बिल्कुल नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, धार्मिक शिक्षा के प्रमुख समर्थक कौन है?
द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। तो रिलीजियस एजुकेशन के जो प्रखर समर्थक होते हैं वो होते हैं आपके आदर्शवादी, जो आइडियलिस्टिक विचारधारा वाले लोग होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं की है? शिक्षण जो बच्चे, एक मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज इन द रियलिज्म ऑफ एजुकेशन। से पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों के मूल्य को नकारने वाले शिक्षकों की, इनकी तो आलोचना करेंगे यार, कि जो एक्टिविटीज को ही नकार दे, पुस्तकों से रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की, इनकी भी आलोचना की गई है, जो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन की बात करें। स्कूलों के ऐसे तरीकों से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल, ये बात सही है, इसकी आलोचना कभी नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग स्कूल इन अ मैनर कंड्यूसिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ सिटीजन। शिक्षण जो बच्चे को जीवन से दूर ले जाता है, इसकी भी आलोचना करेंगे। तो बाकी तीनों को क्रिटिसाइज किया जाएगा, बट सी ऑप्शन को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए, तो ये हमने आज के क्वेश्चन थे। आज हम लोगों ने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा अगर आपको बाहर का साउंड, बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो थोड़ा सा आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी मजबूरी, अगर मैं घर पर होता हूँ तो बैकग्राउंड साइंस नील होता है, सबसे बोल देता हूँ, कोई आवाज़ नहीं करता है, बट यहाँ पर अब ये मेरे हाथ में है नहीं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।